हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, ये एक एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से। वहां पर आपको टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इन एमसीक्यूज से। ये जो सीरीज है, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ लिया है और या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो ये सीरीज को देख सकते हैं। इससे इनको काफी आइडिया आएगा कि एग्जाम में, क्योंकि मेन फोकस क्या होता है हमारा एग्जाम क्रैक करना, तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं उसका आइडिया आपको इस एमसीक्यू सीरीज से मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज है, तो इसमें आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब ये पूछ रहा है कि यूनियन पावर कमिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ लिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन देख के पॉज करके उसको अटेम्प्ट कर सकता है। अगर नहीं करना है और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं तो उस पीडीएफ का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस है ना, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम इतनी बार रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में कि वो आपके माइंड में स्टिक हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौन इसके चेयरमैन थे यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके चेयरमैन थे? तो ये आपको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे मद्रास स्टेट के। ठीक है, तो ये सारे जितने ऑप्शंस थे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। सबका अलग अलग रोल था, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो ए ऑप्शन करेक्ट था। लेकिन हमको बाकी सारे ऑप्शंस को भी पढ़ लेना चाहिए कि अगर इनसे भी कोई क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में तो हमको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था, इन्होंने मेन प्रिंसिपल दिया था कि कैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसको ही बाद में हम क्या बोलते थे, प्रियम्बल बोलते थे। ठीक है, जो मेन प्रिंसिपल दिए थे उसी को हमने प्रियम्बल में इंक्लूड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इसी टाइप से हम बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे तो आपको सारे के सारे जो आंसर हैं वो आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मेन बेसिस रहा होगा? तो पहला ऑप्शन है रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो गलत है, ये तो 1885 की बात थी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये हो सकता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें तो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था और पार्टीशन किया गया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन है द रिजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, द कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था, वो ही हमको प्लान लेकर आया था कि कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये रिजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट लेजिस्लेचर डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो ये किस में आया था? अगस्त ऑफर में आया था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है?
जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ सुनिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि हमारे इंडिया की जो होल सोल अथॉरिटी है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम जो लेजिस्लेचर लॉज वगैरह बनाएंगे वो कौन होगा, इंडियंस होगा, क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस के पास कोई भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर नहीं थी। इस वजह से तब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। लेकिन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको लाहौर सेशन में पास किया था। तब उन्होंने बोला हमको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज बोला जाता है। हमको वो चाहिए, हमको किसी के अंडर में रह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाने, हम खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। और उसी के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, किस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसमें जो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर तो है सी ऑप्शन, इस दिन अडॉप्ट किया गया था। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो डेट आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन एनफोर्स नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, पूर्ण स्वराज डे को हमेशा कमोमरेट करने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए हमने कौन सी डेट डिसाइड की थी, इसको एनफोर्स करने के लिए 26 जनवरी 1950। तो दो डेट है। 26 जनवरी को हमने क्या किया था, एनफोर्स में आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। तो इन दो डेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी को हमने क्या किया था, उसका एनफोर्स कर दिया था पूरे इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब प्रिसाइड किसने किया था, तो मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और एच वी कामत। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, लेकिन पहली मीटिंग के नहीं थे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड किया था। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा चले गए थे, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर तो आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और एच बी कामत भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, who among the following was the advisor to the drafting committee of the constituent assembly, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से कौन ऐसा था जिसने ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसको एडवाइस किसने किया, तो उसका एडवाइजर कौन था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। तो इसका आंसर है बी एन राव। ठीक है। बी एन राव एडवाइजर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बी सिब्बा राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है। चलिए, तो ये तो 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन से काफी आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसकी फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 जो था उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली इंडिया की फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। 26 जनवरी 1940 इज नॉट इम्पॉर्टेंट डेट, लेकिन 26 जनवरी 1950 इज इम्पॉर्टेंट, एंड 26 जनवरी 1929 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on 13 December 1946?
6, ठीक है। तो ऐसा कौन था जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और प्रियम्बल जो था वो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। तो ये थे वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी एक कमेटी के मेंबर थे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे पहले इन्हीं की कमेटी ने डिस्कशन किया था। सारे प्रोविंसेस को इकट्ठा करने का काम, 552 प्रोविंसेस थे हमारी इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको एक साथ लाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है? तो हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हैं, आचार्य JB कृपलानी भी थे, KM मुंशी भी थे, ठीक है, ये तीनों तो मेंबर थे। जयप्रकाश नारायण मेंबर थे क्या? नहीं, जयप्रकाश नारायण जो थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। JP नारायण जो थे वो बिहार से बिलोंग करते थे और ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो किस दिन कंप्लीट हुआ था? ऑप्शन ए 11 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी जनवरी 26 1950 या नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो डेट आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और इसी दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। लेकिन एनफोर्स में कब लाए थे? 26 जनवरी 1950 वाले। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल कितने सेशंस कंडक्ट किए गए थे? तो टोटल 11 सेशंस जो थे वो कंडक्ट किए गए थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, कौन सा पहला दिन का सेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिसको चेयर किया था? तो ये हमने अभी डिस्कस किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने डिस्कस किया था। उसके बाद उसके जो परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने में? तो इसका एग्जैक्ट टाइम है 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, इतना टाइम लगा था, अप्रोक्सीमेट 13 ईयर्स। नवंबर 1946 में सॉरी दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1949 में ये एंड हुआ था। तो टोटल 2 साल 11 मंथ, मतलब अप्रोक्सीमेट 3 ईयर्स लगे थे। लेकिन एग्जैक्ट फिगर आप याद रखिएगा, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अंडर में, वो किस दिन की गई थी? देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई जाएगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो गया, अब उसको ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करना है मतलब उसको लिखना है। तो ये बनाई गई थी अगस्त 1947 में। और किस डेट को बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को ये जो कमिटी थी वो सेटअप की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर को हमने देखा था प्रियम्बल को पास किया था। 3 जून को क्या था? 3 जून 1947 को प्लान आया था क्लेमेंट एटली का, उन्होंने बोला था, अनाउंस कर दिया था कि हम इंडिया छोड़ देंगे जून 1948 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो जहां पे भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट आता है, प्रोविंसेस को इकट्ठा किसने किया था? सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के भी हेड थे, साथ में जो ट्राइबल एरियाज थे उसके भी कमेटी के हेड थे, और साथ में फंडामेंटल राइट्स की कमेटी के भी हेड कौन थे? सरदार पटेल थे।
ठीक है, चलिए बाकी आपको पता है B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू मेन प्रिंसिपल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने ड्राफ्टिंग कमिटी में, तो वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 7 कैसे थे, एक तो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उसके अलावा 6 अदर मेंबर्स भी थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे थे। ठीक है, इसमें से एक जो थे उनकी डेथ हो गई थी, डेथ नहीं हुई थी मतलब इलनेस की वजह से उनको रिप्लेस किया गया था, और उनको रिप्लेस किसने किया था, एन माधव राव ने उनको रिप्लेस किया था। किसने किया था, एन माधव राव ने रिप्लेस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, पहला जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो किस दिन हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, और प्रियम्बल के बारे में प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, who proposed the preamble for before the drafting committee of the constitution, कौन था जिसने सबसे पहले प्रियम्बल को प्रपोज किया था इवन ड्राफ्टिंग कमिटी बनने के पहले, तो कौन थे वो, तो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में प्रपोजल दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। सी राजगोपालाचारी कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, किसके, हमारी इंडिया के। ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, deferment of adult franchisee for 15 year was advocated in the constituent assembly, why, मतलब ओके तो एडल्ट फ्रेंचाइजीज को 15 इयर्स तक डिफरमेंट करा था, उसको एडवोकेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसके द्वारा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना आजाद जो थे उन्होंने बोला था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेना चाहिए। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो पहले 21 ईयर्स था अब 18 ईयर्स तक हो गया है, तो कोई भी पर्सन एडल्ट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस को बिलोंग करता है, वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो इसको किसने बोला था, मौलाना आजाद ने बोला था। ये MPPSC प्री का 2010 का क्वेश्चन है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PSC में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, कौन कौन मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनको कैसे इलेक्ट किया गया था, तो देखो फर्स्ट इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है। बी ऑप्शन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तो ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हुए नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं हुआ था। फिर प्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो ही डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। ये वेस्ट बंगाल PSC प्री का 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, Who amongst the following was the chairperson of the drafting committee set up by the Constituent Assembly? इनमें से कौन है जो चेयरपर्सन है ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा सेटअप की गई थी, तो इसका तो सिंपल आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 22, during which of the following periods did the Constituent Assembly deliberate upon and finalize the Constitution of India? कितने टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क की थी, मतलब कब से स्टार्ट हुई थी कब से खत्म हुई थी, तो मैंने बताया था आपको कि दिसंबर 1946 में, मतलब 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक ये सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला सिस्टम चला था, तो डी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इनिशियली उसमें कितने मेंबर्स थे, जो टोटल 300 मेंबर्स थे, क्योंकि
जो मुस्लिम लीग थी उसने बॉयकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसलिए उसके मेंबर्स नहीं थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के भी नहीं थे। तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का 24th। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यूनियन को किसने देखा था? जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, उसके बाद उन्होंने नए नए एक्ट लेकर आए, वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता गया, हमारा सिस्टम डेवलप हुआ। तो उसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉलिटी का रिवीजन सीरीज भी बनाया हुआ है जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत से रिवीजन किया है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री बुक भी मैंने अच्छे से मैप के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।